स्वागत है आपका इक्वालिटी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ। आखिर इस बार कौन होगा यूपी का सरताज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनावी फरवरी महीने के बीच होने जा रहे हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक समाप्त होने वाला है। बता दें कि इससे पहले 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी और 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इसमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें 63% से ज़्यादा महिलाएं थी, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 54 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती बीएसपी 19 सीटों पर ही सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के नोएडा से विनय वर्मा जी है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी भारी सफलता, जिसके पीछे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। जी हाँ, उस वक्त मोदी का जादू ऐसा चला था कि उसके बाद में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता यूपी में आई। 2017 में समाजवादी पार्टी को घरेलू विवाद में सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके पीछे मुलायम और अखिलेश यादव का विवाद जो समाजवादी पार्टी को ले डूबा और कांग्रेस के साथ ने अखिलेश को डुबो दिया, ऐसा कहा जाता है। मतलब कांग्रेस के साथ में उस वक्त अगर बात की जाएगी तो अखिलेश यादव अपने पिता से बगावत कर चुके थे, समाजवादी पार्टी के 2 गुट बन चुके थे और कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा उस वक्त अखिलेश की समाजवादी पार्टी की जो सत्ता जो थी वो कहीं ना कहीं नहीं जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी को भी 2017 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। मात्र 19 सीटों पर बीएसपी की चुनकर आई थी। मतलब बीएसपी सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि 1951 से 1985 तक उत्तर प्रदेश में एक तरफा राज करने वाली कांग्रेस आखिरकार 2017 में इतना क्यों पिछड़ गई, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें जो थी, ये पहलू थे जो आपको बताने बहुत जरूरी थे। अब चलते हैं नोएडा में हमारे जो प्रतिनिधि है विनय कुमार के पास में, जिनके साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी से प्रवेंद्र भाटी, बहुजन पार्टी से वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी से संतराम भाटी, कांग्रेस से अजय चौधरी और आम आदमी पार्टी से राहुल सेठ। नोएडा से हमारे प्रतिनिधि हैं विनय वर्मा जी, जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बात चल रही है यहाँ पर आखिर यूपी का सरताज कौन, जो चुनावी बिगुल बज चुका है। विनय जी, हमें सबसे पहले बताइए कि क्या माहौल है वहाँ पर, चुनावी माहौल की अगर बात की जाएगी नोएडा में, आप जहाँ पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी है किन मुद्दों पर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं और राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी वादे करने शुरू कर दिए। विनय जी, विनय जी, लगता है विनय जी से हमारा संपर्क नहीं। जी हेलो जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस तरीके से चुनाव की डेट घोषित कर दी गई 10 फरवरी से हमारी प्रथम चरण की चुनाव नोएडा में है, तब से काफ़ी ज़ोरों शोरों से चुनाव प्रचार चालू है और सभी पार्टियाँ दावे कर रही हैं कि हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार बनेगी। तो इसी बीच में हम समाज के काफ़ी प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रेमेंद्र भाटी जी मौजूद हैं और इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। जी, क्या मुद्दे हैं आपके? समाजवादी पार्टी इस बार बहुमत से सरकार बना रही है और मुद्दे पहले भी सरकार ने जो जनहित में कार्य किए थे वो मुद्दे आज भी यथावत हैं। उन्हीं पे सरकार बनाने की स्थिति में हैं हम लोग। जनता त्राहिमाम कर रही है। देश गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है
और इससे बड़ा सबूत लोकतंत्र को समाप्त होने का इससे क्या होगा कि बीजेपी लोकसभा में जो हमारी प्रियम्बल है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें समाजवाद शब्द को हटाने का प्रस्ताव ले आई। इससे लगता है कि वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, वो समाजवाद विचारधारा से अपने आप को दूर कर रही है। जबकि समाजवाद पार्टी के नाम, पार्टी बाद में बनी है समाजवादी। समाजवाद शब्द जो है 1976 में 42वें संशोधन में वो आया है, और वो समाजवाद शब्द का मतलब है कि समाज में एक समानता हो, सबको समान अवसर मिले, सबको। जी मैं पूछना चाहूँगा कि 2017 में जब आप आए थे तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया था, अगर आपके कार्यकाल में सारा कुछ सुशासन चल रहा था? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र में जनता की उम्मीदें होती हैं, और जनता की उम्मीदों पर पार्टी हो सकता है उतनी खरी ना उतरी जितनी जनता की उम्मीदें थी। इस बार वही उम्मीद जनता फिर दोबारा हमसे कर रही है, समाजवादी पार्टी से। आपने देखा होगा, हम अखिलेश जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो कितने कॉन्फिडेंस से और हंसते हुए चेहरे से बात करते हैं। और आपने देखा होगा योगी जी को 5 साल हो गए, उनके चेहरे पे गुस्सा का भाव होता है, और जिस व्यक्ति को गुस्सा का भाव है वो कभी समाज में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर ही नहीं सकता। तो अब देख रहे हैं कि लोगों को तानाशाही से निजात मिलनी है, लोगों को बीमारी से निजात मिलनी है, लोगों को बेरोजगारी से निजात मिलनी है, लोगों को जो है भ्रष्टाचार से निजात मिलनी है, लोगों को भुखमरी से निजात मिलनी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अभी बीजेपी ने विकास नहीं किया है? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया है। अगर विकास करते तो आप देख लीजिए, अयोध्या से लेके काशी और काशी से लेके मथुरा, ये उनके चुनाव के बिंदु नहीं होते, उनके चुनाव के बिंदु होते उनका विकास। आप देखिए, अखिलेश सरकार थी, जनता, पीड़ित जनता के लिए उन्होंने 100 नंबर डायल किया। महिलाओं इस बार कितने सीटों पर आ रही है अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार इस बार सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ करके, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम 400 सीट चुनाव जीत रहे हैं, और निश्चित तौर पे कितने % आपको वोट मिलेगी यूपी से? देखिए, परसेंटेज तो चुनाव के बाद पता लगती है, और परसेंटेज इसमें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हम सीट कितनी जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27% पे भी सरकारें बनी है, उत्तर प्रदेश में 42% पे भी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में 1.5% कम रहने से सैकड़ों विधानसभा सीट हार के लोग विपक्ष में भी रहे हैं। तो ये मायने ये रखता है कि उस समय की परिस्थितियाँ, चुनाव की जो जनता वोट डालेगी वो किस रेसों में किसको डालेगी। जी मैं एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा, जिस तरीके से कोविड के दौरान पर महामारी में किसी तरीके से आप सभाएं नहीं कर सकते, ना कोई प्रचार कर सकते पब्लिक प्लेस में जाकर के, तो आपने अभी तक IT सेल में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कितना पैसा खर्च किया, किस तरीके से प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो पढ़ा लिखा इतना मजबूत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्वालिफाइड हैं, और वो सारे लोग अपने स्तर से, आप देखिए पूरे प्रदेश में जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें जनता अपनी मर्जी से आ रही है, और बीजेपी की सरकार में सरकारी वाहन, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब उसमें शामिल किए जा रहे हैं, फिर भी उनकी सफल नहीं हो रही है। और ये जो रैली है, ये रैली एक माध्यम जरूर है अपनी बात पर पहुंचाने के लिए, लेकिन जब लोगों के जहन में बात चली गई, उन्होंने मौत का तांडव देखा है, 2 बार मौत का तांडव देख लिया, तीसरे की बीजेपी ने फिर तैयारी कर दी, और सिर्फ इसलिए जनता को मौत के कुएं में डालने का काम कर रही है कि विपक्षी पार्टियां अब जनसभाएं ना कर सकें। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है, जनता सब जान रही है, और इस बार मौत से निजात पाने के लिए बीजेपी से निजात पानी बहुत जरूरी है, ये जनता ये मान चुकी है। आप देखिए, ओमिक्रॉन आया है, वो भी पोर्ट एयरपोर्ट से आया है, कोरोना आया है, वो भी पोर्ट और एयरपोर्ट से आया है, और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट फेलियर शायद दुनिया में किसने, चाइना के 60 सटा हुआ वियतनाम है, उसमें 10 पेशेंट कोरोना के नहीं हुए, और हिंदुस्तान में तीसरी लहर आ गई है। तो ये सरकार का फेलियर है, और जनता ने अपने चहेते को खोया, अपने माँ को खोया, बाप को खोया, भाई को खोया, बेटे को खोया, पत्नी को खोया। वो जनता आज उस चीज़ से भूली नहीं है, और तिबारा ये सिर्फ राजनीति के वश में
इनके पास दो ही चीज़ हैं, जनता को नेता की बात सुनने ना दो और जनता को घर से निकलने ना दो, जनसभा विपक्षी लोग कर ना पाए और जनता चाहे मर जाए, सिर्फ और सिर्फ तुम धर्म की भावनाओं को खिलावट करके जनता की वोट ले लो, राज करो, सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, तानाशाही करो, भ्रष्टाचार करो, बेरोजगारी लाओ। जी हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के सत्यपाल जी भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि आप किन दावों पर यूपी के सीएम बनना चाहते हैं, किन दावों पर यूपी के पद पर राज करना चाहते हैं? देखिए, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो अभी दावे किए हैं, सपा सरकार ने दावों से आप कितना खुश हैं? जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में से छोटे डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट का अपने हिसाब से विकास किया है। आज हम जिस गौतम बुद्ध नगर में बैठे हैं, ये भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी की देन है। इस डिस्ट्रिक्ट में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं बच्चों के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में ले लें, अस्पताल बने हुए हैं। अभी यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट की प्लानिंग है वो भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी की थी। यमुना एक्सप्रेसवे लें, गंगा एक्सप्रेसवे लें, किस फील्ड को ले लें जिसमें हमारी बहन कुमारी मायावती जी की बसपा सरकार ने कहीं कोई काम ना किया हो। आप औद्योगिक रोजगार के क्षेत्र में लें, शिक्षा के क्षेत्र में लें, चिकित्सा के क्षेत्र में लें, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने कार्य किया है, भरपूर कार्य किया है। प्रदेश में सरकार अपने 2017 में बहुजन समाज पार्टी क्यों नाकाम हुई? देखिए, लोकतंत्र की खूबी है, जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। कुछ अपेक्षा विकास करने के बावजूद भी कुछ जनता की अपेक्षा अधूरी रह जाती हैं, तो वो चीज़ें रही हैं। विकास करने के बावजूद भी कुछ लोगों को अगर उसमें कुछ कमियां, विकास के बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं। 5 सालों के बीच में आप पब्लिक के पास कितना गए हैं, कितना ज़्यादा पब्लिक के लोगों को पास जाकर के उनके दिलों को जीता है? देखिए, हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है वो हर नागरिक की सरकार है। प्रत्येक कैडर प्रत्येक कर्मठ कार्य करता है, वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है। वो जो भी है वो टोटल फील्ड में है। सरकार पूरे विस्तार से पूरे क्षेत्र में पूरी उसी रणनीति के साथ कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया, आपको उनके विकास कार्यों के बारे में कुछ पता है? बीजेपी सरकार ने विकास या अपने विकास को आपके कार्य का नाम दिया? बीजेपी का बहुजन समाज पार्टी का जो विकास था वो आम आदमी के लिए विकास था। बीजेपी ने अगर कोई विकास किया है तो वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए विकास किया। आम आदमी को हमेशा ही शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में ले लें, पलायन के क्षेत्र में ले लें, आप जीडीपी के क्षेत्र में ले लें, किसी भी सेक्टर में ले लें, आम आदमी को हमेशा परेशानी, पीड़ा और उत्पीड़न ही हुआ है। जी, और भी हमारे बीच कई जनार्दन लोग मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कि जी 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 अभी हमारे पास जो बीजेपी से संतराम भाटी जी मौजूद हैं और हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अभी हाल में इनकी सरकार भी है और 10 तारीख के बाद इनको चुनाव में प्रचार प्रसार भी हाल तरीके से करना है। तो आप किन मुद्दों पर दोबारा सरकार तो आपकी आनी तय है, ये आप कह रहे हैं, तो किस तरीके से आप आएंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आपको, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। देखिए, चुनाव के लिए कोई अलग से मुद्दे नहीं होते। चुनाव के लिए तो जनता के बीच में रहना होता, 365 दिन काम करना पड़ता। चुनाव की कोई अलग से तैयारियां नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती है। 365 दिन जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। आपके बीच में भी हमारे कार्यकर्ता हर रोज कोई ना कोई आता होगा। कोविड के टाइम पे जब महामारी पूरे देश में, विश्व में चल रही थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी सेवा में निरंतर लगे रहे। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता शहीद भी हुए हैं इस बीमारी के दौरान, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने घर बैठना उचित नहीं समझा। उत्तर प्रदेश में सुशासन है, रोजगार अपना पूर्ण रूप से हम सबको मिल रहा है। कोविड के टाइम पे पूरे प्रदेश को घर पे बिठा के उत्तर प्रदेश की सरकार ने खिलाया था। आप वो दिन याद कीजिए।
किसानों के मुद्दे की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों को समझा है। उनके किसी निर्णय पर जब दो मत हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय को वापस लेना उचित समझा। ऐसा इतिहास में कभी कोई घटना होती है कि प्रधानमंत्री किसानों को इतना गंभीरता से लेके अपना निर्णय बदल लें। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि हाल में ही अभी काफ़ी समय तक किसानों का धरना भी चलता रहा है, तो अचानक कहीं ना कहीं किसानों का बिल वापसी लेना और किसानों को खुश करना, लेकिन किसान अभी भी खुश नहीं है। आप बिल वापसी भले ही ले लिया लेकिन किसान खुश नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसान खुश हैं? क्या वजह है? देखिए, धरने की अगर हम बात करें तो कितने किसान धरना दे रहे हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब ये है कि 70% लोग जो हैं उनकी आजीविका कृषि से चलती है। मैं कहूँ तो 70% लोग इस देश के किसान हैं। आपकी जो पॉपुलेशन है देश की वो 120-25 करोड़ है, उसका 70% करोड़ कितना बैठ जाता है। और धरने पे जो बैठ रहे हैं लोग वो कितने बैठ रहे होंगे? 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, 10 लाख लगा लेते हैं। तो आम किसान आपके साथ है, वो अपने घरों में बैठा, सरकार की रीति नीति से संतुष्ट है तभी तो बैठा है। तो सारे किसान जो हैं सरकार के खिलाफ नहीं है, और कुछ लोग जो जायज़ जिसकी मांग है वो उस पर गौर किया जाएगा, पीछे की भी है, और आगे कोई ऐसी जायज़ बात सरकारों को लगेगी तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं हम। 2017 में 312 सीटें आपकी आई थी, इस बार आपकी कितनी सीटें आई हैं? 300 के पार जा रही है बीजेपी, इस बार भी सरकार बना रही है। जनादेश हमें फिर से मिलने वाला। यूपी की जनता जो है पहले से ही सरकार को रिपीट करने का मन बना चुकी है। बाकी के लोग जो हैं, दूसरी पार्टियां चुनाव के दौरान सिर्फ चुनावी चर्चा करते हैं, चुनाव के दौरान घरों से निकलते हैं। आप बताइए, मायावती जी को आपने कितने दिन देखा घर से बाहर निकलते हुए? दूसरी पार्टियां कांग्रेस के किस किस लोगों को आप जनता के बीच में देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपके बीच में रहता, काम करते हैं हम लोग। बीजेपी की सीधी टक्कर किससे है? समाजवादी पार्टी से या बीएसपी से? किसी से नहीं है हमारी टक्कर। हम जनता से अपेक्षा रखते हैं, हमने काम किया है और काम के बल पे हम उम्मीद रखते हैं। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। सपा और बीजेपी, सपा और बीजेपी तो ये कहती है कि बीजेपी ने हमारे कार्यों को पूर्ण किया है, अपना कोई नया कार्य किया नहीं, और इस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से कंट्रोल में है सारी स्थिति। भ्रष्टाचार कहीं आप देख लें दिखाई नहीं देता, बेरोजगारी कहीं दिखाई नहीं देती। क्राइम को जीरो कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब से पहले बदमाशी का आलम था, आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में बदमाश खुद थानों में जाके पुलिस के सामने जाके सरेंडर करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जेल में बंद कर दीजिए। ऐसा शासन आप और किस टाइप का शासन आप चाहते हैं? जनता बिल्कुल खुश है। जी जी जी। देखिए, यूपी में आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली में जो केजरीवाल मॉडल है, जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, उसी मॉडल पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ गारंटियां दी हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने बिजली के माफ़, सबको बिजली, मुफ्त बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली, सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, सबको इलाज, फ्री इलाज, बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता, 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने देंगे। इन्हीं सब एजेंडों को ये गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली में कर दिखाया है। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार चलाई है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, उसको जनता पसंद कर रही है। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रही है। और हमारी आपकी सबकी मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, रोजगार, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अंतिम सांसें गिन रही है। क्योंकि जब एक युवा वोट डालने जाएगा तो उससे पहले वो मंजर याद करेगा कैसे लखनऊ में उस पर लाठियाँ चलाई गई। वो मंजर याद करेगा कैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले हुए, उन्होंने अपना हक मांगा, लाठियाँ चलाई। जी जी जी। वो ये मंजर याद करेगा, SSC CGL के फॉर्म भराए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसमें इकट्ठे किए जाते हैं, पेपर से 2 दिन पहले भर्तियां निरस्त की जाती हैं। उसको वो ये याद करेगा कैसे, आपको जानकर हैरानी होगी कि UPCL ने AE-JEE के फॉर्म निकाले, 1280 रुपये प्रति फॉर्म की फीस ली, परीक्षा से 1 दिन पहले नोटिस लगा दिया, परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। तो वो याद नहीं करेगा कैसे उसने सड़कों पर लाठियाँ खाई हैं। वो माताएं, वो बहनें जब वोट डालने जाएंगी तो वो याद करेंगी कैसे शिक्षा मित्र सुहागन माताओं बहनों ने अपना सिर मुंडवाया लखनऊ के अंदर,
कैसे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कैसे उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कैसे कन्नौज की बेटी के साथ अन्याय हुआ। जो भी व्यापारी वोट डालने जाएगा उसे पता नहीं होगा मनीष वर्मा के साथ क्या हुआ गोरखपुर में, इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ महोबा में क्या हुआ। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं। और किसान जब वोट डालने जाएगा वो ये नहीं सोचेगा 13 महीने किसानों ने रोड पर संघर्ष किया, ललितपुर में एक किसान खाद नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सारे मुद्दे हैं। जब छात्र वोट देने जाएगा ये नहीं सोचेगा छात्रवृत्ति के लिए कैसे भेदभाव किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम हो चुकी है। आप कोरोना के समय देखिए, कोरोना के समय क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में अवसर देखा। आप बताइए, ऑक्सीमीटर 900 रुपये का ऑक्सीमीटर 18,000 में, थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर 12,000 में, वेंटिलेटर एक 1.5 लाख रुपए में। तो जनता भूली नहीं है, एक सांस के लिए तड़प गई। क्या हुआ नदियों में, गंगा नदी में लाशें तैरती हुई दिखाई हुई। इलाहाबाद की देखिए नदी के तट पे लाशें गड़ी हुई थी। तो आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। आप ये बताइए अरुण वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। ये लॉ एंड ऑर्डर है? तो आप राम राज्य की परिकल्पना जो करते हैं, राम राज्य में भेदभाव नहीं होता है। राम राज्य में राम के नाम से चुनाव लड़ते हैं। राम एकता के प्रतीक हैं, राम अखंडता के प्रतीक हैं, राम सद्भाव के प्रतीक हैं, राम आपसी सामंजस्य के प्रतीक हैं। आप राम का नाम लेके भेदभाव करके, जातिवाद करके उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जनता सजग है, जनता समझ रही है। आप ये बात बताइए, जब उत्तर प्रदेश में 5 साल में विपक्ष में कौन था? केवल एक आदमी, संजय सिंह। जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, जो कंपनियां डीलिस्टेड थी, किसने उजागर किया? संजय सिंह ने। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, 2017 में आप क्या ऐसा था कि आप कदम नहीं आए थे और अचानक 2022 देखिए 2012 में पार्टी का गठन हुआ। 2012 में हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा, हमने सरकार बनाई। किसी कारणवश हमने सरकार से अपने कदम हटाए। 2014 में हम चुनाव लड़े, 4 हमारे सांसद जो हैं पंजाब से आए। 2015 में हमने दिल्ली सरकार बनाई। उसके बाद संगठन हमारा देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली हुई पार्टी। यूपी में आप कितनी सीटों पर आ रहे हैं? देखिए यूपी में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में जनता के मुद्दों पर विपक्ष में कौन खड़ा था? जब कोरोना का घोटाला हुआ, आवाज़ किसने उठाई? सांसद संजय सिंह ने। 69,000 भर्ती घोटाले में घोटाला हुआ, आवाज़ किसने उठाई? संजय सिंह जी ने। एनटीपीसी दादरी में बताइए, 20, 25, 30 सालों से एनटीपीसी दादरी के किसान धरना कर रहे हैं। नोएडा के किसान, आवाज़ किसने उठाई? सांसद संजय सिंह जी ने। तो उनको बदले में क्या मिला? योगी सरकार ने उन पर 20-20 मुकदमे लगा दिए। तो जनता समझ रही है। कोरोना के समय इस पिछले 5 साल में अगर जनता की आवाज़ कोई बन रहा था तो वो सांसद संजय सिंह जी थे। आम आदमी पार्टी उनकी आवाज़ बन रही थी। तो जनता सब समझ रही है। आप ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ आम जनता भी मौजूद है। चलो आओ उनसे भी हम राय ले लेते हैं कि केजरीवाल मॉडल से या बीजेपी से या बीएसपी से कितना खुश है, इस सरकार से कितना खुश है। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? नाम विजेंद्र सिंह। जी आप बताइए, इस तरीके से सर यूपी में किस तरीके से क्या लॉ एंड ऑर्डर सक्सेस है और आप किन मुद्दों पर देना चाहेंगे? वर्तमान में तो यूपी में पूरा अस्त हुआ पड़ा और कहीं भी कोई भी सरकार आती है और कोई भी ढंग से काम नहीं करती। किसके सिर पे ताज होगा इस बार यूपी का? जनता ये चाहती है कि नया जो नया होता है वो पुराना होकर कुछ करता ही नहीं है। कहता कुछ है, करता कुछ है। कथनी और करनी में इतना डिफरेंस रहता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। हम तो वो ढूंढ रहे हैं जो सही नेता होना चाहिए, जो कहे वो करे। पहले कुछ करते हैं, बाद में कुछ करते हैं, जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि चुने वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से निभाए। और आप क्या केजरीवाल मॉडल पसंद करेंगे इस बार या यूपी के योगी मॉडल पसंद करेंगे? देखो जी, हमें तो कोई भी सरकार, जो भी नेता है वो सभी देश के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, कोई भी नेता गलत नहीं होता, अपने हिसाब से सभी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ज़िला है, जो हमारे ज़िले की मुख्य समस्या है वो आज तक सरकार द्वारा नहीं निपटाई गई हैं। किसान मुद्दे वो नहीं निपटाए गए, किसानों के प्राधिकरण के वो नहीं निपटाए गए प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, और बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे जनता के सामने खुद ही हैं। वर्तमान सरकार से आप कितना खुश है सर? वर्तमान सरकार में जो है, पूर्ववर्ती सरकार जितनी भी हुआ करती थी वो माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य करती थी
और किसानों के नाम पर केवल राजनीति चूँकि पश्चिम प्रदेश जो है किसानों का जो है केंद्र रहा है और वर्तमान में भी है, तो वो कहीं ना कहीं जो है केवल किसानों के साथ राजनीति करने का कार्य करती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, व्यक्तिगत तौर से हमने देखा है कि पश्चिम में जो गन्ना मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा मतलब होता था, उसका समय से भुगतान किया गया। जो मिलों पर बकाया था वो समय से भुगतान किया गया, और मिलों का जो उनकी किसानों का जो फिक्स रेट था वो बढ़ोतरी करके आज भी उनका जो बकाया 20-20 हज़ार करोड़ का बकाया रहा करता था, वो उनका समय से भुगतान किया गया। तो जो माफियाओं, दूसरा जो सुशासन की, जिस सुशासन की बात चल रही है, माफियाओं को पूर्ववर्ती सरकारें जो है संरक्षण देने का कार्य करती थी, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, और ऐसे हुआ करते थे कि जो है थाने में जो हत्याएं की जा रही हैं, चाहे वो दुबे हों चाहे अन्य लोग हों, तो वर्तमान सरकार ने माफियाओं को संरक्षण जो देने वाले लोगों को जेल के अंदर डाला है, उनकी संपत्ति जब्त की है, रासुका के तहत कार्रवाई की है। कि ये सुशासन की तरफ पहला कदम है। किसानों को उनकी जो है मनमर्जी की उनको जो है अब भुगतान किया है, तो ये वर्तमान सरकार के साथ प्लस पॉइंट है। पूरा उन सब जो है आम जनता पूरी समर्थक है और उनका समर्थन करते हैं। देखो, अब हमारे हिसाब से जो पब्लिक की आवाज़ निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश का भविष्य का सीएम जो है अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ही आज की डेट में मात्र एक ऐसे विपक्ष में नेता हैं जो पिछले 5 साल से जनता की आवाज़ को मजबूती से सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें पिछले 5 साल में जो लोग सत्ता में राज कर रहे हैं, उनका एक छत्तीय राज रहा है डिक्टेटरशिप से, अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को कितना परेशान किया जाए, वो बीजेपी का अपना एक शासनकाल 5 साल का उनका रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए गांव देहात में जाके, अगर किसानों की आप बात करेंगे तो जो किसान अब से पहले पिछले जब समाजवादी पार्टी रही थी, तो बिजली का बिल नॉर्मल उनका आता था, जो आज लगभग 3 गुना हो गया है। जो सिंचाई विभाग की नहर से उनकी ज़मीन का सिंचाई होती थी, वो अखिलेश सरकार में फ्री हुआ करती थी, जो आज उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि बीती सरकार से बीजेपी की आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, यूपी का किसके सर पे ताज होगा? वर्तमान में यदि देखा जाए, पिछले 5 वर्षों का अगर कार्यकाल देखा जाए, तो पूर्ववर्ती सरकारों में जो होता था वो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। उसका परिणाम आपने दंगों के रूप में वो आम जनता जो है के सामने वो दंश झेलना पड़ता था, क्योंकि सत्ता के गलियारे में वही लोग बैठे रहते हैं जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और परिणाम होता था कि हम आम जनता जो है दंगों का दंश झेलती थी। तो वर्तमान इस 5 साल में हमने कभी भी ना तो तुष्टीकरण की राजनीति देखी, ना कोई दंगे का दंश झेला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी जो सनातन पद्धति है, वर्तमान सरकार ने सनातन पद्धति प्लस विकास दोनों को समावेशित करते हुए प्रदेश का विकास करने का काम किया है। हमारे 130 करोड़ लोगों के जो आराध्य स्थल हैं, चाहे विश्वनाथ जो कॉरिडोर हो या फिर राम मंदिर, पूर्ववर्ती सरकार ने जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर जो है केवल तुष्टीकरण किया है, उन लोगों को जवाब देते हुए वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार किन मुद्दों पर वोट देंगे? विकास और सनातन संस्कृति के जिन लोगों ने पद्धति को आगे बढ़ाया, उस सरकार को वोट देंगे। और मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार इन मानकों पर खरा उतरती है। रोजगार के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे? रोजगार, और मैंने पुनः मैं दोहराना चाह रहा हूँ, समावेशित जो विकास जो करने का काम किया वो वर्तमान सरकार ने किया, चाहे सनातन पद्धति को बढ़ाने का कार्य किया हो या चाहे विकास के कार्य। आप देखेंगे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के पश्चात जो समय पर उनका जो है निर्माण कराया हो, वो वर्तमान सरकार ने कराया है। और अनेक ऐसे मुद्दे हैं विकास के जिन पर वर्तमान सरकार के पूरी तरह संतुष्ट है। आप बताइए, आपकी क्या रुख है? हमारा ये है जी, जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म कोई किसी का दिया हुआ नहीं है, ये हमारा जन्मजात है। ठीक है जी, सनातन धर्म हमारा जन्मजात है और इसे कोई ना कोई बना सकता ना कोई छेड़ सकता। वोट के क्या मुद्दे हैं विकास के नाम पर? विकास के नाम पर ये मुद्दे हैं कि जो फिलहाल सरकार है महंगाई के मुद्दे पर फेल है, और देश के नाम पे वो अभी तक हमारी इतनी गहराई पहुँच नहीं। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? वर्तमान सरकार से महंगाई के मुद्दे पे हम नाखुश हैं और देश के नाम पे हम खुश हैं। यूपी का सीएम किसे बनाना चाहते हैं? यूपी का सीएम हम योगी को नहीं बनाना चाहते हैं। योगी को नहीं बनाना चाहिए जी। आप बताइए। देखिए, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही सनातन धर्म के ऊपर।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है रोज़गार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे बिल्कुल फेल साबित हुई है। ये बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाई है। और बाकी ये विकास के नाम पे इन्होंने जो रोडों का शिलान्यास वगैरह किया है या जो धार्मिक स्थल बनाए, धार्मिक स्थल पर सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी धर्म से हो। रही बात रोडों को बनाने की, ये तो हर सरकार का काम है, वो बनाते हैं, विकास करते हैं, विकास इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन आम जनता को भूखा मारना, लोगों की नौकरियां छीन लेना, ये सब वर्तमान सरकार यहाँ फेल हुई है और हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते। इस बार किसको सीएम बनाना चाहते हैं? सीएम तो जनता का एक चुनाव चिन्ह है, बाकी आने वाले समय में हम अखिलेश हमें सीएम चाहते हैं हम। अच्छा, अगले सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं सरकार। 2017 में आपकी सरकार क्यों नहीं है? अखिलेश सरकार को आपने क्यों नहीं चुना था? 2017 में हम तो अखिलेश सरकार को चुन रहे थे, लेकिन समस्या क्या है कि आम पब्लिक का रुझान बदलता रहता है 5 साल में, क्योंकि ये तो चुनाव का एजेंडा है कि इस बार पूर्ण तरीके से परिवर्तन का रुख आपने? बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तन का रुख हमने अपनाया हुआ है। जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप इस बार क्या है रुख आपका? देखिए, जो हमारी वर्तमान सरकार है इसने सिर्फ जाति पे, धर्म पे अब तक राजनीति करी है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। आप हाईवेज़ की बात करते हो तो मुझे बताइए कितने लोग हाईवेज़ पे जाते हैं? सबसे पहले तो हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने घर के सड़कों को देखो ना, कैसी सड़कें हैं वो। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बुरी हालत है गाँवों की, गाँव देहात की सबकी बुरी हालत है। कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ जाति धर्म पे इन्होंने, हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने राजनीति करी है और कोई विकास कहीं नहीं है। दूर दूर तक कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए हैं पब्लिक को और कुछ नहीं है, जुमलेबाजी करी गई। मुद्दा पर वोट करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे सांसद जी संजय सिंह ने कहा है कि हम यूपी में जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो हम शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली और पानी पे, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम पब्लिक को चाहिए और उन्हीं के पीछे हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आम पब्लिक इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और काफ़ी खुश है इस चीज़ से। आपका रुख क्या है? जी, युवा होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पार्टी हमारे सामने आकर के सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगी तो हम उसके साथ में जाएंगे। डेवलपमेंट के बाद जो पार्टी नहीं करेगी हम उसका कोई साथ नहीं देंगे। धर्म की राजनीति यहाँ होती आ रही है यूपी में, यहाँ राजनीति होती आ रही जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति चक्कर में हमारा युवा पिछड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए सर, हमारी जितने भी युवा साथी हैं कहीं भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा के बाद कोई बात नहीं करता है। तो जो भी हमारे बीच में आके शिक्षा की बात करेगा, आपका जो मुद्दा है वो क्या रहेगा? मेन मुद्दा आपका? जी बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके डेवलपमेंट करें, चाहे वो केजरीवाल साहब बात करें, चाहे अखिलेश बात करें, हम उनको वोट देंगे जो बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर केजरीवाल मॉडल हमें आ रहे बीच में आकर के सही तरीके से हमें दिखेगा। मुद्दा रोजगार रहेगा या फिर राम मंदिर रहेगा? नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर के बारे में वो पार्टी बात करती है जिनको सिर्फ धर्म के बारे में बात करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करनी उन्हें। उनको तो तानाशाही करनी है, उनको आंखें वो पट्टी बांध के बैठे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं दिखता कि कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे देश में। वो तो कह रहे हैं सबके पास नौकरियां हैं तो हमें दिखाएं, हमें बताएं कहाँ नौकरियां हैं, किसको आपने सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 5 सालों में यूपी में? आप तो आंखों पट्टी बांध करके बैठे हैं। तो हमारा सीधी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं, प्राइवेटाइजेशन से कैसे खुश हो जाए कोई? उस प्राइवेटाइजेशन में आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में आपने LIC को बेच दिया, आपने भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, आपने प्राइवेट बैंक जितने भी हमें गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं उनको आप प्राइवेट करने की बात कर रहे हो। कहाँ से किसी गरीब आदमी की मदद होगी इस प्राइवेटाइजेशन में? आपने सीधे अंबानी अडानी के बैंक खुलवाने की बात कर रहे हो। कहाँ से आप हमारे बारे में सोच रहे हो? आप तो सीधे बीजेपी सरकार अंबानी अडानी का एजेंट घोषित हो गया है। हमारे बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हो ना। हमारी बात करो, हम आपको वोट देंगे। आप नहीं करोगे हमारी बात, हम आपको बिल्कुल उखाड़ के फेंकेंगे सत्ता से, सीधी बात है। जी, अभी हम बात कर रहे थे आम जनता से, आप देख रहे थे इक्वालिटी न्यूज़, मैं विनय वर्मा।